जय हिंद आप सभी का। और आज हम बात करेंगे इस चाइना द न्यू इकोनॉमिक पावर। और ये टॉपिक आपकी एसएसबी की जी टॉपिक और लेक्चर शीट में काम आएगा। क्यों काम आएगा? जरा ये न्यूज के कारण। ये न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसने 1% स्टेक लिया है एसडीएफसी के अंदर। अब एसडीएफसी बहुत बड़ी कंपनी है। अब इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने एंड बाय प्रोफेशन आई एम यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। रोज शाम 5, 6, 7 बजे डेली एसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक में आपके लिए लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये है उसका प्लान। बट क्योंकि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है तो वो कहते हैं कि शुभम तेरी अनअकैडमी बहुत चलती है, तो मेरे नाम से आप 10% ऑफ भी ले सकते हैं। तो आप वाशने एज अ कूपन कोड इस्तेमाल करें। अब आगे बढ़े तो हमारे सवाल पे आते हैं। चाइना द न्यू इकोनॉमिक पावर, क्या ये सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा आपके एसएसबी में? नहीं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चाहे कोई सी भी एसएसबी हो, वो आपसे जो भी सवाल पूछती है वो इंडिया के रेफरेंस में आपसे पूछती है कि क्या होगा। सवाल इस तरह से कुछ आएगा आपके पर्सनल इंटरव्यू में। हु डू यू थिंक विल बी द इकोनॉमिक पावर हाउस इन एशिया एंड वर्ल्ड एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड अकॉर्डिंग टू यू? अब इसमें दो सवाल हैं। अब दोनों सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। फिर से हम न्यूज पे आते हैं अपनी। चाइना सेंट्रल बैंक बाय 1% स्टेक। इतनी बड़ी हेडलाइन कैसे बन गई कि ये लोग न्यूज में छाप रहे हैं 1% स्टेक? देखिए, इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी एसडीएफसी की थोड़ी हिस्ट्री। एसडीएफसी हिस्ट्री क्या है? इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है कि जो एसडीएफसी बैंक है वो एक ब्लू चिप कंपनी है। ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? ब्लू चिप कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी हिस्ट्री, फाइनेंशियल हिस्ट्री, परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी होती है और उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो जब टफ टाइम आएगा, जैसे कोरोना वायरस हो गया जिसकी वजह से लॉकडाउन हो रखा है, तो लॉकडाउन की वजह से कई बिजनेस शट डाउन हो रहे हैं, तो यहाँ पर एसडीएफसी शट डाउन नहीं होगा। वो सस्टेन करेगा उस बुरे टाइम में और फिर रीबाउंड करेगा एंड वापस अपनी ग्रोथ दिखाएगा। तो एसडीएफसी ऐसी ही कंपनी है। तो ये कारण बनता है चाइना का एसडीएफसी में इन्वेस्ट करने का। पर रूमर ये आ रही थी कि चाइना ने पूरा एक्वायर कर लिया है एसडीएफसी बैंक को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चाइना ने क्या करा है कि जो एसडीएफसी की एक सिस्टर कंपनी है उसका नाम है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी की कई सिस्टर कंपनी, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी पेंशन, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, पर उसकी एक सिस्टर कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड, उसमें उसने 1% स्टेक ले लिया है। अब चाइना का जो सेंट्रल बैंक है बेसिकली उसने लिया है, ना कि चाइना ने लिया है। तो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई जैसा है। जैसे हमारा आरबीआई यहाँ पर देखता है नोट करेंसी कैसे काम करेगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारे देश की कैसी रहेगी, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि चाइना की गवर्नमेंट ने ही बाय किया है 1% स्टेक। अब यहां से आपको समझना पड़ेगा 1% स्टेक का मतलब क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, इसकी कीमत है 100 रुपए, ठीक है। अब मैं 100 रुपए का 1% निकालूं तो कितना निकलेगा? वो आएगा 1 रुपए। तो चाइना ने क्या किया है कि जो एचडीएफसी बैंक है ना, अगर मान लो वो 1 करोड़ की है तो मैंने उसका 1% स्टेक ले लिया, तो आपको लगेगा यार ये कौन सी बड़ी बात है, 1% स्टेक ले लिया कौन सा कुछ हो जाएगा। सही बात है, 1% स्टेक इज नॉट अ बिग थिंग। बट यहाँ पर खाली उसके एक 1% स्टेक लेने की ही कहानी नहीं है। आपको पहले समझना पड़ेगा जो चाइना का सेंट्रल बैंक है वो दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल असेट रखने वाला बैंक है। उसके पास फॉरेन रिजर्व, करेंसी, प्रिंटेड नोट्स, वो सब हैं और उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पर कहानी का सेकंड फेज आता है। क्या एचडीएफसी के शेयर्स या मैकाउ स्टेक्स जो हैं वो चाइना के पास पहले थे? नहीं थे। पहले तो उसके पास 0.80, अभी उसने 0.21% स्टेक्स और बाय कर लिए, तो अब उसका जो स्टेक का परसेंटेज है वो 1% हो गया है। ठीक है, बट कहना क्या चाह रहे हो? यहां तक तो बात समझ नहीं आ रही कि 1% स्टेक से हो क्या जाएगा। और 1% स्टेक लेने वाली क्या चाइना अकेली कंपनी है? आई मीन चाइना अकेला देश है जिसने एचडीएफसी जो इंडियन कंपनी है उसमें इंटरेस्ट दिखाया है? नहीं, अकेला देश या अकेली कंपनी नहीं है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है या मैं कहूँ यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, उन्होंने भी एचडीएफसी में इंटरेस्ट दिखाया है और वहां पर उनका जो स्टेक है वो करीबन 3% है सिंगापुर गवर्नमेंट का और यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड का 1.09। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, वहां से स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है। तो पीपल रिपब्लिक अगर चाइना ने अगर 1% ले लिया है तो दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि सडनली चाइना ने जनवरी टू मार्च
बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि उसको पहले से पता था कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक आ जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की जो इकोनॉमी है वो शट डाउन हो जाएगी और हम तब कुछ चीजें बाय कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने रिसेंटली क्या किया है कि रशिया से ऑयल खरीद लिया है, जो पहले यूरोप की डिमांड थी पहले। अब क्योंकि यूरोप में शटडाउन हो गया है, पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया है, तो वहां पर कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि ना तो वहां कोई किसी टाइप का कम्युनिकेशन चल रहा है, चाहे वो एयरलाइंस का हो, चाहे वो बस ट्रक का हो, किसी का भी हो, या शिप्स का हो, सबका शटडाउन हो गया है। तो वहां पर ऑयल की नीड खत्म हो गई है, और रशियन ऑयल ऑलरेडी चीपर था सऊदी अरेबिया के ऑयल से। तो कहीं ना कहीं चाइना ने इसका मौका उठाया कि रशिया का ऑयल अब और सस्ता हो गया होगा, और हम उसे तुरंत बाय कर लेते हैं और अपने रिजर्व्स भर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फायदा हो जाएगा। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आई। पर क्या सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट ऐसी हरकत कर रही है? नहीं, चाइनीज कंपनी भी सेम हरकत कर रही है, वो लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें पता था पहले से ही कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे पहले ही सोच के रखें, और क्या करने वाला है वो भी सोच के रखें। इसमें एक बात और दिमाग में हमारे आती है कि कंट्रोवर्सी में ये आती है कि जब कोरोना वायरस फैला तो सिर्फ वुहान तक ही फैला। हमें न्यूज भले ही आई कि बीजिंग और शंघाई में फैला, बट वहां पर इतना नहीं हुआ, वुहान में ही बेसिकली हुआ। और चाइना ने पूरा ध्यान रखा कि वो चाइना से में और बाकी जगह पर मेनलैंड चाइना की तरफ ना फैले, जिससे ज्यादा नुकसान ना हो, जिसकी वजह से जो उनका स्टॉक है वो आज की तारीख में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, वो क्रैश नहीं करा है। जबकि कोरोना वायरस के पैंडेमिक से पूरी दुनिया का स्टॉक क्रैश कर गया है। यहां तक हमें बात समझ में आई। तो जब जनवरी से मार्च तक वो स्टॉक बाय कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आज वो कहीं ना कहीं स्टेबल फॉर्म में दिख रहे हैं। और इसी में उन्होंने क्या करा, जनवरी टू मार्च के बीच में इटली और स्पेन, जहां पर लॉकडाउन बुरी तरह से हो रखा है और वहां पर कोरोना वायरस के केस बहुत ज्यादा है, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया मेजर कंपनीज में, जैसे इंडिया में एचडीएफसी में करना शुरू किया। अब ये बात इटली और स्पेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे देश पे फॉरेन टेक ओवर हो जाए। अगर किसी देश की बड़ी कंपनियों में अगर आपकी ग्रिप है, तो आप कहीं ना कहीं उस देश की फाइनेंशियल कंडीशन भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो फॉरेन टेक ओवर ना हो जाए, इसलिए इटली और स्पेन ने क्या किया, एक रूल बना दिया कि कोई भी कंपनी बाहर की 10% से ज्यादा स्टेक नहीं ले सकती किसी भी कंपनी का। ठीक है, पर इंडिया का क्या? इंडिया का स्टॉक भी तो क्रैश हो गया है, तो इंडिया ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसी जो कंपनियां हैं वो लो पे चल रही हैं अभी, तो उनके भी चाइना और शेयर बाय कर सकता है और स्टेक ले सकता है। तो इंडिया ने क्या स्टेप लिया? देखिए, पहली बात तो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी अब पहले तो यूएस और यूरोपियन इन्वेस्टर की थी, कि वो लोग हमारे जब स्टेक्स बाय करते थे तो हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ी रहती थी। बट अगर चाइना खरीद लेगा तो कहीं ना कहीं चाइना पे हमारी फाइनेंस डिपेंड हो जाएगी। अब मान लो चाइना ने हमारे स्टेक्स या शेयर्स ले लिए, तो कहीं ना कहीं हम उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारी जो देश की फाइनेंशियल कंडीशन है वो चाइना के डिसीजन पे चला करेगी, और वो दिक्कत हो जाएगी। तो इंडिया ने एक डिसीजन लिया। एक चीज होती है एफपीआई, दूसरी होती है एफडीआई। उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो एफपीआई 10% से लेस जो होगी, मतलब अगर 10% से लेस अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगी, और अगर आप 10% से ज्यादा कर रहे हो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आएगी। अब एफपीआई एफडीआई में फर्क क्या होता है? खाली 10% का फर्क होता है? नहीं, एफडीआई जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मतलब 10 साल 15 साल। एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो वो एफडीआई के अंदर आएगी। और यहाँ पर चाइना के लिए एक उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। कैसे? खाली उन्होंने इतना ही बाइफिकेशन नहीं किया 10% का, उन्होंने क्या कर दिया है, नियम बदल दिए हैं। अभी तक क्या था, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट या कोई सिटीजन 10% से ज्यादा शेयर या स्टेक लेना चाहती थी, तो उसे गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन लेके खरीदना पड़ता था। बट अब नया रिवीजन कर दिया है गवर्नमेंट ने अपने कंडीशन में, और उसमें कहा है कि कोई भी देश जो हमारे लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, उन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो 10% से ज्यादा एफडीआई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और अगर 10% से कम एफपीआई कर रहे हैं तो उनको सेबी, SEBI, सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। बट इसमें इंडिया को कुछ नुकसान फायदा कुछ तो हो रहा होगा। देखो, इंडिया का भी नुकसान फायदा हो रहा है। देखो, नुकसान तो
हम डिटेल में बात करेंगे, पर प्रॉफिट आप समझ गए होंगे। प्रॉफिट ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं आएगा, और जब हमने कह दिया लैंड बाउंड्री से जो कंट्री हमें टच करते हैं, तो हमने सबके लिए इक्वलिटी कर दी। ऐसा नहीं कर रहे हम सीधे चाइना को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट मिल रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना हमारे फाइनेंशियल कंडीशन पे टेक ओवर नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो ब्राउन फील्ड कंपनी है और ग्रीन फील्ड कंपनी है, ब्राउन फील्ड कंपनी कौन सी, जिनमें ऑलरेडी स्टैब्लिशमेंट हो रखी है, जो कंपनी पहले से स्टैब्लिश हो रखी है, बहुत टाइम से चल रही है, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, तो चाइना से इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल हो जाएगा। और जो ग्रीन फील्ड कंपनी है जो जस्ट अभी स्टार्टअप के फॉर्म में शुरू हुई होंगी, उनको भी चाइना से आना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया जो कि विजनरी प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मोटी मोटी बात समझ में आ गई। अभी तक क्या हो रहा था कि 2019 तक जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो कहती थी कि जो इंडिया है वो टॉप 10 एफडीआई नेशन में आती है, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो है $49 बिलियन का है। तो बहुत बड़ा फ्लो है, और कहीं ना कहीं ये इंडिया को बड़ा फायदेमंद है। बट इस चीज के चक्कर में जो एक रिवीजन बना हुआ है कि अब 10% जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो गवर्नमेंट के थ्रू आएगा नेबरिंग कंट्रीज की। अगर एफपीआई में कर रहे हो, अगर लेस देन 10% कर रहे हो, तो वो सेबी की थ्रू आएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अब एफडीआई में रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी, जहां तक हमें बात समझ में आई। बट इसके साथ एक और पंगा बैठ रहा है। मोदी जी ने वर्ड्स कहे थे आज से 2 साल पहले, वो थे 2018 जुलाई में। वो क्या थे? वो उनका एक सपना था कि किसी तरह अगर हम ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेक इन इंडिया ला दें तो हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो डबल डिजिट की हो जाएगी। जरा मैं मोदी जी की वो स्पीच सुनाता हूँ आपको। संकल्प लिया जा सकता है इंपोर्ट को लेकर। क्या हम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं क्या? चाहे वो एनर्जी इंपोर्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, या मेडिकल डिवाइसेस का क्षेत्र हो, मेक इन इंडिया के द्वारा ये संभव है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा इंपोर्ट में 10% की कमी देश में 3.5 लाख करोड़ रुपए की आय बढ़ा सकती है। ये देश की जीडीपी में वृद्धि को डबल डिजिट में ले जाने में एक इफेक्टिव टूल बन सकती है। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का ही उदाहरण देना चाहता हूं। क्या ये आप सभी लोगों के लिए एक चुनौती नहीं है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कुल मांग का 65% हमें बाहर से खरीदना पड़ रहा है? जैसा मोबाइल फोन के क्षेत्र में हुआ है, वैसे ही क्या हम सब मिलकर के इस चुनौती को स्वीकार कर देश के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बना सकते हैं? ओके, सो अभी मोदी जी ने एक बात कही कि किसी तरह अगर हम इंपोर्ट खत्म कर दें, जो कि हमारा है ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ होगी वो 60% बढ़ जाएगी और हम डबल डिजिट में आ जाएंगे, और जो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा वो हो जाएगा 3.5 लाख करोड़ का। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। पर कहीं ना कहीं ये जो मोदी जी के ड्रीम है, वर्ड्स हैं, वो अब अधूरे रह गए हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले 10 साल के लिए हम पीछे रह गए हैं डबल डिजिट इकोनॉमी बनाने के लिए। अभी 2017-2018 में 7% की ग्रोथ रेट से चल रहे थे, और हमारा एम था कि 2020-2021 तक हम 10% की ग्रोथ रेट अचीव कर लें और उससे आगे बढ़ते रहें। पर कहीं ना कहीं वो अधूरा रह रहा है अभी। अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो सवाल ये था, हु डू यू थिंक विल बी द इकोनॉमिक पावर हाउस इन एशिया एंड वर्ल्ड? तो आपका जवाब चाइना तो आ ही गया। उसके बाद वेयर डज इंडिया स्टैंड अकॉर्डिंग टू यू? तो उसका जवाब भी आपको मिल गया। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चक्कर में हमारा बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज गिर गया है, जिसकी वजह से हमारी कंपनियों में अब इन्वेस्ट करने वाले जो यूरोपियन और यूएस के इन्वेस्टर्स थे वो चले गए, और कहीं ना कहीं चाइना वहां पर रोल लेना चाह रहा है, और वहां का रोल भी हमने लिमिट कर दिया है 10% तक। तो हमारी जो इकोनॉमिक का रिवाइवल है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम तक हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने में समय लगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। सो अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी हो गई है तो आप मुझे खाने पे बुला सकते हैं, और अगर आपका रिकमेंडेशन हो जाए तो मुझे मिठाई खिला सकते हैं।
मेरे कोई मैसेज हो या आप कोई टॉपिक मेरे से करवाना चाहते हो, हैशटैग वाशिंग कमेंट बॉक्स में आप बताएं, या मेरे कोई डायरेक्ट मैसेज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से ढूंढ सकते हैं और वहां पर मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर ऐसी टॉपिक आप और भी देखना चाहते हो तो एसएसबी जीडी टॉपिक करके आप यूट्यूब के सर्च इंजन पे डालिए एसएसबी जीडी टॉपिक शुभम वार्ष्णेय और मैं आपको मिल जाऊंगा, ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है